चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जीविका दीदियों की जिम्मेदारी हर पोलिंग बूथ लगाने की क्या जरूरत थी? ये भारत के अंदर एक नए तरीके के भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इसके बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। ये भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से अंदर से खत्म कर सकता है। तो एक सिस्टम जरूर बन गया है जिस सिस्टम के अंदर विपक्ष के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल काम है। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो महात्मा गांधी चुपचाप नहीं बैठे, उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। तो फिर मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य नहीं देखता हूं। बिहार में प्रचंड नतीजों का धमाका हो गया। ऐसा धमाका जिसमें खुद नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए जरूरी या मजबूरी वाली जो धुरी थी उससे फिसल गए। आरजेडी कांग्रेस जमीन पर लुढ़क गई और शुरू हो गई राहुल गांधी पर सवालों की बौछार। वोट चोरी का शोर मचाया, फिर विदेश भाग गए, जनता का मुद्दा नहीं पकड़ पाए। वहीं अब इंडिया गठबंधन में बवाल भी शुरू हो गया है। नेतृत्व बदलने की बातें भी होने लगी हैं। कांग्रेस पर आरोप कांग्रेस के नेता ही लगाने लगे हैं कि बिहार में जिनको जिम्मेदारी दी गई वो सब बिहार से बाहर के कांग्रेसी नेता थे। लोकल लीडरशिप को इग्नोर किया गया, भाव नहीं दिया गया। तो सवाल तो ये उठता है कि महागठबंधन की हार के लिए कौन जिम्मेदार है, चुनाव आयोग या खुद महागठबंधन? चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताने वाले कह रहे हैं कि प्लेइंग जो फील्ड थी वो विपक्ष के लिए समान नहीं थी, एक जैसी नहीं थी। सरकार आचार संहिता के लागू होने के बाद भी बीच चुनाव में पहले चरण के बाद भी जनता के खाते में 10,000 रुपए डालती रही और चुनाव आयोग यानी कि ज्ञानेश कुमार जी अनदेखा करते रहे। वहीं विपक्ष को जिम्मेदार बताने वाले कह रहे हैं कि बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, अपना काडर बनाओ, मुद्दे सही उठाओ और टाइम पे उठाओ। तो सवाल यही है कि हार के बाद विपक्ष क्या करेगा? समीक्षा करेगा, कुछ काम करेगा उस पर, या रात गई बात गई हो जाएगी? कांग्रेस के साथ भी क्या यही होगा? कहा जाता है कि कांग्रेस समीक्षा तो करती नहीं है, हार जाती है फिर आगे बढ़ जाती है। और अंत में सवाल, जो चुनाव लड़ने के लिए तंत्र बनाया गया है, क्या विपक्ष उससे कभी जीत पाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, हार के बाद लगातार राहुल गांधी पे इतने आरोप लग रहे हैं कि पहले तो कि इंडिया गठबंधन की लीडरशिप चेंज करी जाए, एसआईआर पर यात्रा निकाली, उसके बाद विदेश भाग गए। राहुल गांधी पे आलोचनाओं की, सवालों की बौछार है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी पर आरोप लगाना तो आज की तारीख एक फैशन सा हो गया है और ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या उनके सहयोगियों के द्वारा प्रायोजित पूरा कार्यक्रम होता है। जो लोग इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, मेरी उनके साथ सहानुभूति है और मुझे लगता है कि वो ना तो विपक्ष को ठीक से देखना चाहते हैं और ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के का जो प्रोपेगेंडा है उसको समझना भी चाहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल क्या है, बिहार के अंदर का महागठबंधन क्यों हारा? महागठबंधन वहां पे क्यों हारा? अगर इस सवाल की अगर आप विवेचना करने लगेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां पे 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी? क्या वो 200 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी? वो तो महज 61 सीटों पे चुनाव लड़ रही। तो सबको मालूम है कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है, कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। तो जो प्रमुख दल था महागठबंधन में, जो गठबंधन को लीड कर रहा था, उसका नाम था आरजेडी। आरजेडी 140 143 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। तो ये सवाल आरजेडी और तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल राहुल गांधी से क्यों पूछा जाता है? राहुल गांधी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब उन्होंने 2 महीने पहले वोट अधिकार यात्रा निकाली, तब किस तरीके का प्रोपेगेंडा किया गया? ये कहा गया कि राहुल गांधी दरअसल बिहार जाके तेजस्वी यादव का पूरा खेल बिगाड़ रहे हैं क्योंकि वो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, बल्कि कुछ दूसरे मुद्दे उठा रहे हैं और तेजस्वी यादव की जो राजनीति उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तब वो वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। वोट अधिकार यात्रा के दौरान वो लगातार बेरोजगारी, महंगाई और पलायन के सवाल को खड़ा कर रहे थे। और जब राहुल गांधी वहां से निकले और तेजस्वी यादव ने यात्रा शुरू की, तो ये कहा गया कि राहुल गांधी जो है वो अब बिहार नहीं जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जब बिहार जा रहे थे तब भी विपक्ष का बंटाधार कर रहे थे और जब वहां नहीं जा रहे थे तब भी बंटाधार कर रहे। ये तर्क बहुत ही फूहड़ तरीके के तर्क है। और हकीकत क्या है कि बिहार के अंदर महागठबंधन की स्थिति ठीक थी, चुनाव उनको जीतना भी चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी हवा या सुनामी चल रही थी जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था।
उसमें जितने टेंट थे सब उखड़ गए और उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना जो मैनेजमेंट है, उसने काफ़ी काम किया, काफ़ी उसने अपनी भूमिका निभाई। तो जो लोग राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं, ये राहुल गांधी पे 2014 में भी हमले कर रहे थे, 2019 में भी हमले कर रहे थे, 2024 में भी हमले कर रहे थे, 2025 में भी हमले कर रहे हैं। इनको हमले करने दीजिए, इनको हमले करने की आदत है और इसमें से ज़्यादातर प्रायोजित कार्यक्रम है, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, इसलिए उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए थी। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि राहुल गांधी बिहार के अंदर नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी क्यों इतनी बुरी तरीके से चुनाव हारी। 23% वोट लेकर आए हैं, 37% से ज्यादा वोट मिला है। क्यों वो 37% से अपने वोट को 40 या 45 या 42 तक नहीं लेके जा पाए? क्या जो जातियों का गठबंधन किया वो पूर्ण नहीं था? और अगर नहीं था तो फिर कहीं और से लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी के सवाल को खड़ा किया, क्या वो लोगों तक कनेक्ट हुआ या कनेक्ट नहीं हुआ? और अब चुनाव के बाद जिस तरीके से उनके परिवार में विद्रोह की स्थिति है, क्या परिवार के अंदर से कहीं मामले को सबोटाज करने की कोशिश तो नहीं की गई? तो ये गहरे सवाल है जिनकी जांच होनी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो आरोप बार-बार तो महागठबंधन सर परिवार के अंदर से मतलब नहीं, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य छोड़ के चली गईं, जिस तरीके से तीनों बहनें छोड़ के चली गईं, जिस तरीके से उनके बड़े भाई छोड़ के चले गए, तो मेरी ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति नहीं है, जो मुश्किल के संकट के समय में अपने परिवार के साथ खड़ा नहीं होता। जो अपने परिवार की गंदगी को पब्लिक करता है, सार्वजनिक करता है, मेरी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं। मेरा मामला ये है कि परिवार का मामला परिवार के अंदर होना चाहिए और वहीं उसका निपटारा होना चाहिए। अगर आपके अपने भाई से नहीं पट रही है, अगर आपकी अपनी बहन से नहीं पट रही है, अगर आपके अपने पिताजी से नहीं पट रही है, अपने माँ-बाप से नहीं पट रही है, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप पब्लिकली जाके उसको लेके जिसे कहते हैं ना वॉशिंग योर डर्टी लिनेन इन पब्लिक। ये तरीका नहीं है। मैं इसको बिल्कुल अप्रूव नहीं करता हूँ और माफ करना। हो सकता है रोहिणी आचार्य के साथ जो है वो गलत व्यवहार हुआ हो सकता है। बट क्या ताली एक हाथ से बचती है? तो अब जिस तरीके से पब्लिकली जिस तरीके से ट्वीट कर रही, मैं तो अपनी राजनीति को डिसोन, मैं अपने परिवार को डिसोन कर रही हूँ। आप अपने माँ-बाप को डिसोन कर रही हैं। मतलब आप इतनी हो गई हैं। माँ-बाप को डिसोन कर रही हैं। पब्लिक और क्या लालू यादव के परिवार में हर आदमी के लिए ये लिखा दिया गया है कि हर आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, हर आदमी एमएलए बनेगा, हर आदमी मंत्री बनेगा? 9 भाई बहन है, क्या सब मंत्री बनेंगे? और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपकी पार्टी हार गई है, जब आपका भाई उसका नेतृत्व कर रहा था, नहीं जिता पाया है, तो सब लोगों को बैठकर मंत्रणा करनी चाहिए। अगर लगता है कि तेजस्वी यादव से कोई गलती हुई है, तो फिर उसका समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए थी, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। ये नहीं कि आप अचानक निकल गए, वो तो परिवार को ही डिसोन करती हूँ और किसी भी लड़की को अपने ससुराल पे ध्यान देना चाहिए था, अपना मायके पे ध्यान देना नहीं चाहिए। तो ये कौन-सी भाषा है? मतलब क्या आप अपने अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स अपने आप को अलग कर सकते हैं क्या? क्या आप अपने बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर से अलग कर सकते हैं क्या? तो मैं इस भाषा को ना तो अप्रूव करता हूं, हो सकता है उनके साथ गलत हुआ, लेकिन मैं कभी भी जब परिवार के मामलों को जब पब्लिकली जब उसको अपने भाई बहन की जब लोग इस तरीके से उनको पेंट करने की कोशिश करते हैं, मैं इसको अप्रूव नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर संकट है तो भाई बहन सबको मिलके उसका सामना करना चाहिए। ये नहीं कि संकट के समय में अपने परिवार को कमजोर, इसलिए मेरी कोई सहानुभूति इन लोगों के साथ नहीं है। बिल्कुल, नतीजा ऐसा लगा कि नतीजों का इंतजार कर रही थी, जैसे ही नतीजे बुरे आए और आप बाहर आई और बोलने लगी और बहुत उसके अलग बहस है। लेकिन चर्चा हम इस पे करें, क्या सर चुनाव आयोग पहले चरण के बाद भी 10,000 रुपए खाते में जा रहे थे और उधर वो जीविका दीदियां हैं जो कि वो सरकारी भी नहीं है, उनको आपने 90-90 हजार दोनों चरणों में लगा दिया। तो ये क्या सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग का निजीकरण कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो? और 10,000 रुपए अकाउंट में आचार संहिता के बाद भी जा रहे हैं, तो ये क्या है? ऐसे कैसे भी देखिए, चुनाव आयोग की निष्पक्षता तो अब जिसे कहते हैं ना तेल लेने चली गई है। उसपे बहुत ज्यादा बात करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग वही करता है जो दरअसल उसको केंद्र से इशारा मिलता है, उसी तरीके से जीविका दीदियों की जिम्मेदारी हर पोलिंग बूथ लगाने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल, अभी तो नहीं लगते, तब क्यों लग रहे हैं? जो 10,000 रुपए जिनको मिल रहे हैं, ब्रेजन तरीके से आप सारा काम करो। सबसे बड़ी बात ये कि मैं बार-बार इस बात पे कह रहा हूँ और पूरी मजबूती के साथ इस बात को कहता हूँ कि चुनाव के दौरान
चुनाव के दौरान जो लोगों के खातों में पैसे आते हैं उस पर फौरन बंद रोक लगनी चाहिए। ये भारत के अंदर एक नए तरीके के भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है और इसके बड़े खतरनाक परिणाम होंगे। ये भारत के लोकतंत्र को पूरी तरीके से अंदर से खत्म कर सकता है, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है उसको हमेशा ये फायदा होगा और ये जनता का पैसा है भाई, और जनता के पैसे को आप इस तरीके से लुटा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आपको चुनाव जीतना। तो जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है वो हमेशा चुनाव के 3 दिन पहले लोगों के खातों में पैसे डलवा देगी और उसके बाद इस देश के अंदर तो बड़ी संख्या में गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको लगेगा अरे चलो कुछ तो इन्होंने पैसा दिया, चलो इन्हीं को वोट दे देते। बिल्कुल। तो सत्ता में उसको हमेशा फायदा होगा। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने की। वो देख ही नहीं रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगा। और आज इसका नुकसान महागठबंधन को हुआ, कल इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। तेलंगाना के अंदर, कर्नाटक के अंदर जहां पे सत्ताधारी पार्टी है, तब क्या करेंगे? तो और तीसरी बात क्या, ये घुसखोरी है, खुलेआम घुसखोरी को प्रमोट किया जा रहा है और चुनाव आयोग आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरीके से बैठा हुआ है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और मेरी कोई सहानुभूति चुनाव आयोग के साथ नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रही हो मेरी बात तो बुरी लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने चुनाव एक जमाना था, मैं आपको बता दूं कि जब इस देश के अंदर चुनाव आयोग क्या करता था, अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते थे, जब तक चुनाव और कैंडिडेट रहते थे तब तक उनकी फिल्में दूरदर्शन पे नहीं आती थी, क्योंकि चुनाव आयोग का यह मानना था कि जब उनकी फिल्में आएंगी तो इसका अनड्यू एडवांटेज उस कैंडिडेट को मिलेगा जो उस फिल्म में काम कर रहा है। यहां तक कि जब महाभारत सीरियल चल रहा था तो महाभारत सीरियल को कुछ समय के लिए सस्पेंड करने की बात की गई। बी.आर. चोपड़ा भागे भागे इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपका जो वो समय है उसमें जो चक्र आता है ये दरअसल जनता दल का सिंबल है और ये रोज आए तो ये उनको फायदा पहुंचाएगा। ये थी हमारे देश के अंदर चुनाव आयोग की निष्पक्षता। हो सकता है उसमें कुछ चुनाव आयोग गड़बड़ भी हुए हो, उन लोगों ने कुछ सरकारों को फायदा भी पहुंचाया हो, लेकिन मोर और लेस कभी किसी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल नहीं खड़ा किया था। हम लोग पिछले कई सालों से देख रहे हैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भयानक आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पूरी बेशर्मी के साथ अब तो चोरी की जगह डकैती कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि डकैती कर रहे हैं हम तो साफ साफ। अब वो ये कहता है कि हम सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि माँ बहनों की जो प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें, इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट नहीं अच्छा था, इसका ये भी मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मेहनत नहीं की थी, इसका ये भी मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जाके प्रबंधन अच्छा किया, ये सब कुछ ठीक है, ये सब, लेकिन ये जो एडेड एडवांटेज मिलता है कि आप पोलिंग बूथ पर आपने जीविका दीदी को लगा दिया, वो सबको बता रही कैसे आपके खाते में ₹1000 पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये जो है ये दरअसल चुनाव को सीधे सीधे प्रभावित करने की कोशिश है और उनके खातों में पैसा पहुंचना ये एक तरीके का अपराध है और ये रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकेगा तो जैसा मैंने कहा भारत के लोकतंत्र को अंदर से पूरी तरीके से खोखला कर देगा और भारत की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी, उसका भट्ठा बैठ जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर प्रॉमिस किया गया पैसे देने की महिलाओं के खाते में, आज तक महाराष्ट्र की सरकार नहीं दे पाई ठीक से पैसा। कर्नाटक की सरकार बार बार कह रही है कि भाई हम उतना ही प्रॉमिस को जितना दे सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का सरकार का भी यही हाल है। तो चुनाव जीतने के लिए देश और राज्य की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठा देना, ये एक तरीके से मेरी नजर में एक देश विरोधी काम है जिसपे फौरन रोक लगनी चाहिए। तो आज तो सर इन्होंने एक सिस्टम, एक चुनाव आयोग नहीं है, पूरा एक कहा जाता है कि पूरा सिस्टम है, एक तंत्र है और पूरा तंत्र बनाया कि जो सुरक्षा बल आएंगे वो भी बीजेपी शासित राज्यों से होंगे, कैसे क्या करा जाए, जैसे जीविका दीदियों का जिक्र हुआ, चुनाव आयोग का अलग जिक्र हुआ, तो पूरा सिस्टम से काम हो रहा है। कहा जा रहा है कि एक विपक्ष को तंत्र से लड़ना है और इस तंत्र से लड़ना है, लोग कह रहे हैं कि ये जीतना असंभव है। अब इस तंत्र से लड़ना असंभव है, जीत हो पाएगी फिर कभी क्या? नहीं, देखिए हर चुनाव में दूसरे राज्यों से सुरक्षा बल आते हैं, ये कोई नई बात लेकिन सब बीजेपी शासित राज्यों से, सारे बीजेपी शासित राज्यों। अब अगर बीजेपी अगर 21 राज्यों के अंदर या सरकार में है तो कहां से आएंगे? तो उसमें एक बिहार में अगर सुरक्षा तंत्र, और इसमें यह भी देखा जाता है कि आप कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं।
वहाँ की भाषा से आप परिचित है, बहुत सारी चीजें होती। मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता। ये सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें चल रही, उसको चलने दीजिए। आई डोंट केयर, उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एक तंत्र ऐसा बन गया है जिसमें विपक्ष के लिए अपनी सरकार चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल काम हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और दरअसल इसमें चर्चा भी नहीं होती। मैंने अभी 2 दिन पहले एक टीवी चैनल पे मैंने कहा था कि पहले के जो चुनाव होते थे, वो लोकतांत्रिक वातावरण में चुनाव होते थे। आज के जो चुनाव हो रहे हैं, वो अधिनायकवादी वातावरण में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ चुनाव आयोग भी उनका है, सारी सुविधाएं भी उनके पक्ष में हैं। आप विपक्षी पार्टियों के खातों को सीज कर देते हैं। चुनाव के ठीक पहले मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का खाता सीज कर लेंगे, तो चुनाव कैसे लड़ेगा वो? उसके पास जो फंड आता है, उस फंड को आप रोक लेते हैं। वहां इनकम टैक्स के लोग बैठ जाते हैं। जो लोग फंड देने वाले होते हैं, उनके यहाँ छापे मारे जाते हैं। जब कोई रैली करने की बात होती है, तो पता चला उनको परमिशन नहीं मिलती है, आनाकानी किया जाता है, उसमें कानूनी दावपेच का सहारा लिया जाता है। तो एक सिस्टम जरूर बन गया है, जिस सिस्टम के अंदर विपक्ष के लिए सांस लेना बहुत मुश्किल काम हो गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि विपक्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। उसको भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो महात्मा गांधी चुपचाप नहीं बैठे। उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में जागरूकता आई, लोगों में चेतना आई, और फिर लोगों ने इतना दबाव बना कि ब्रिटिशर्स को यहां से भागना पड़ा। तो मुझे लगता है कमोबेश वो वक्त अब आ गया है जब विपक्षी पार्टियों को जनता के बीच में जाके मोबिलाइज करना पड़ेगा, जनता का विश्वास अर्जित करना पड़ेगा, और जो बात वो कह रहे हैं वो जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, सिर्फ चुनाव के वक्त खड़े होंगे, तो फिर मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भविष्य नहीं देखता हूं। लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन के लोग लीडरशिप चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो कौन सी ममता बनर्जी ने कोशिश की इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की? शरद पवार ने कौन सी कोशिश की? बता दीजिए छोड़ के मुझे। निकल ली थी। शरद पवार की तो पूरी क्रेडिबिलिटी ड्यूबियस है। कभी वो अजीत पवार के साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी इनके साथ दिखाई पड़ते हैं, कभी अडानी के पक्ष में बयान देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। अरे भाई, अगर आपको लड़ाई लड़नी तो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके बात करिए ना। आप इस बात का ख्याल रखिए कि आपके मुंह से निकले हुए शब्दों की वजह से विपक्ष कमजोर होता है, इंडिया गठबंधन कमजोर होता है। बिल्कुल। तो इसलिए खाली राहुल गांधी को दोष देना बड़ा फैशनेबल है। वो इसलिए होता है क्योंकि बीजेपी का प्रायोजित एजेंडा है। बिल्कुल, तो विपक्ष को अब अपनी रणनीति में बदलाव करके इस तंत्र से लड़ने के लिए एक अलग योजना बनानी पड़ेगी। पुराने ढाल से चलेंगे तो फिर तो काम नहीं हो पाएगा। ये सब लोग लगातार यही बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब देखते हैं कि अब विपक्ष की मीटिंग होती है, समीक्षा होती है, क्या होता है बैठ के महागठबंधन की, या फिर वही होगा कि जो हार गए फिर आगे बढ़ो। जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.